कहा जाता है कि हमारे जज्बातों को बयां करने में जिस मुकाम पर लफ्जों का सफर रुक लेता है, वहां से संगीत का कारवां शुरू होता है। जिस जगह से मेरी जिंदगी शुरू हुई थी, म्यूजिक, कल्चर, लिटरेचर और आर्ट से ही वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। कोलकाता के हर मोहल्ले में सुबह सुबह किसी न किसी घर से हारमोनियम पर सुर लगाती हुई एक मिश्री सी मीठी आवाज सुनाई देगी। ऐसा भी है कि जब लड़के वाले को ये बताया जाता है कि हमारी बेटी गाना भी गाती है, तो रिश्ता झटपट पक्का हो जाता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। संगीत और मेरा बहुत ही गहरा संबंध है। एक मशहूर गायक और संगीतकार की पत्नी होना आज मेरी सबसे बड़ी पहचान है। हिंदी फिल्मों के इन 100 सालों में कई नामचीन आवाजों ने हमारे दिल के तार छेड़े हैं, हमारे कई सारे पर्सनल फीलिंग्स और लम्हों को और यादगार बनाया है। सहगल साहब हो या रफी साहब, लता जी हो या आशा जी, सदाबहार किशोर कुमार, और फिर आए कुमार शानू, अलका याग्निक और उदित नारायण, जिन्होंने हमारे दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। फिर लेट 90s में एक और दौर आया जो मेरे लिए सबसे स्पेशल है, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, शान और श्रेया घोषाल का दौर। इन आवाजों से इंस्पायर्ड होके आज की तारीख में कई नई आवाजें उभर के आई है। नई टेक्नोलॉजी, नया साउंड और नए जुनून के साथ कम समय में इन नई आवाजों ने संगीत की दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज जिनकी जिंदगी के पन्नों से आप सबकी पहचान करवाऊंगी, उनको संगीत धरोहर में मिला है। अकेले हम अकेले तुम में आपने पहली बार सुनी थी उनकी तुतलाती मीठी बेबी वॉइस। बॉलीवुड की सबसे ओरिजिनल वॉइस उदित नारायण जी का सुपुत्र, मेरा बहुत ही प्यारा नटखट शरारती छोटा सा बच्चा जो अब मोटी आवाज वाला नौजवान बन चुका है, आदित्य नारायण। हाय दी, हाउ आर यू? मैंने आदि कभी सोचा नहीं था कि तुम और मैं इस तरह रेडियो पर बात करेंगे। I know. अजीब सा एक थोड़ा सा हाँ। मैं पहले यही सोच रहा था, मैं आपको क्या बोलूं, I can't call you मधुरिमा, you know. नहीं, These is fine. हाँ, these fine. बचपन से देखा, एक छोटे से बच्चे से टीनेज से गुजरते हुए अब आप आगे मत बढ़िए बस। नहीं, उम्र नहीं बता रही हूँ। हाँ, बस तो बहुत अच्छा लग रहा है। याद कर रही थी वो जो छोटा सा बच्चा स्विमिंग पूल में गोवा में मुझे दिखा था। I think that was the first time I had seen you, if I'm not mistaken. फिर तो हम बहुत मस्ती करते हैं, अब तो आप बराबरी में मस्ती करते हैं। नहीं सही बात है। आपकी और आपकी फैमिली के साथ कमाल का रिश्ता है। पहले मिस्टर सोनू निगम was just मिस्टर सोनू निगम was just come into the industry, जो इतनी अच्छी आवाज़ है, इतना अच्छा गाते हैं, और फिर उनको पर्सनली जाना, आप दोनों का लव हो गया, आपने शादी कर ली, अब आपका इतना क्यूट सा बच्चा है नेवान। आदि बड़ा बदमाश है, आप खुद ही बताए आदि, आप नेवान को क्या बोलते हो? नेवान तू गाना मत गाना। सही बात है। नहीं, लेकिन नेवान है इतना गुड लुकिंग और टैलेंटेड ऑलरेडी, क्यों नहीं होगा, इतने कमाल के जेनेटिक्स है उसके। थैंक यू सो मच। आपके पापा उदित नारायण हो जी, तो सबको यही लगेगा कि अरे बहुत आसान रहा होगा, पापा ने फील्डिंग की होगी बहुत आपके लिए। हाँ, इनफैक्ट लोग जब ऐसे बोलते हैं तो मुझे बड़ा फनी सा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब ये तो मेरा जन्म से अधिकार है, 4-6 गाने तो मुझे मिलने ही हैं। बट ऐसा नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और स्पेशली आज के दिन पे मैं तो यही मानता हूँ दीदी कि अभी 21st सेंचुरी में ईजी वर्ड ही निकल चुका है। कुछ भी आसान नहीं है अभी, क्योंकि इतना कम्पिटिटिव है सब कुछ, इतने टैलेंटेड है लोग, इतने सब पैशनेट, सब हार्ड वर्किंग, सब डेडिकेटेड, तो कैसे चलेगा? सो इन टुडेज टाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट विद सो मेनी म्यूजिक डायरेक्टर्स, सो मेनी वॉइसेस, सो मेनी एक्टर्स। लेकिन वही है कि देखिए, जो आपकी मेहनत है, जो आपका प्यार है, योर लव फॉर द क्राफ्ट, दैट्स अल्टीमेटली समथिंग दैट विंस ओवर। बट या इट्स डेफिनेटली नॉट इजी। मेरा ये मानना है, जब आप स्टार सन होते हैं, आप हमेशा कंधे पे एक बोझ लेके पैदा होते हैं, और जब आपके फादर एक लेजेंड है इस इंडस्ट्री के, तो वो जो बोझ है
वो मल्टीप्लाई हो जाता है, काफ़ी भारी बोझ होता है। एक स्ट्रेंज सी बात है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही हम इंडस्ट्री में आए वी मस्ट बी एटलीस्ट एज गुड एज हिम, और यू नो आवर फादर्स और मदर्स हुएवर दे आर। इट्स अ कम्प्लीटली स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट, क्योंकि उनको जब इतने साल लगे, जब वो इतने महान आर्टिस्ट्स बॉर्न विद दोज जेनेटिक्स, विद दोज आवर्स ऑफ हार्ड वर्क जो उन्होंने किया, जो स्ट्रगल किया, उसके बाद जाके जब उनको इतने साल लग गए इतना कमाल का बनने के लिए, तो हमको तो अभी बहुत टाइम है, मंडे से भी नहीं निकले ठीक से। कभी जब कंपैरिजन्स होते हैं, जब आपको कहा जाता है कि अरे उदित जी तो इतना अच्छा गाते हैं जी, तो कभी दुख होता है कि मतलब आपकी खुद की भी एक आइडेंटिटी है जी, एक पहचान है जो आप अभी बनाना चाहते हैं जी। कहीं पे एक दुख होता है या गुस्सा आता है कि कब लोग मुझे मेरे नाम से आइडेंटिफाई करेंगे अलग से? हाँ, देखिए क्या है कि ऑब्वियसली व्हेन योर वॉइस चेंजेस, आई स्टार्टेड साउंडिंग लाइक माय फादर लिटिल बिट, तो मुझे खुशी होने के बदले में मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। मतलब यार मेरी तो अब आवाज़ भी पापा की तरह हो रही है, तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। और साथ ही साथ हम एक्चुअली थोड़ा बहुत सिमिलर साउंड करते हैं। जब मैं उनके भी टेप सुनता हूँ, जब वो 25-26 साल के थे, तो मैं उस तरह ही साउंड करता हूँ काफ़ी। और ख़ास करके जब मुझे उस टाइप के गाने मिलते हैं जो उनके जॉनर के हैं, तब तो फिर एकदम साफ हो जाती है बात। तो इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे अलग गाना चाहिए, यू नो, और आई शुड ट्राई सिंगिंग इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे। बट अब मैंने क्या किया है कि मैंने इनिशियली एक क्या होता है, एक घर पे हीरो वर्शिप हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ अपने पापा को सुनते हैं, उनको काम करते हुए देखते हैं, या फादर इज ऑलवेज योर फर्स्ट हीरो। वो फेज आने के बाद मैंने उसे थोड़ा ग्रो आउट किया और मैंने बोला कि भाई आप करो। आप आज के ज़माने के, आज के दौर के बच्चे हो, तो आपका जो एक्सपोजर है वो भी बहुत वास्ट है। देयर इज सो मच ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक दैट यू कैन लिसन टू। बिल्कुल। तो किस तरह से सो इजीली फिंगर टिप्स पे है अब तो किस तरह से आपने अपने आप को ग्रूम किया? देखिए धीरे धीरे है। इट्स हर आर्टिस्ट की एक छोटी सी जर्नी जो होती है ना, वो अपने टीनेज में शुरू हो जाती है, बचपन में शुरू हो जाती है। द वे ही स्टार्ट्स लिसनिंग टू म्यूजिक, यू नो, जो जैसा वो गाने लगे या जैसा वो परफॉर्म करने लगे, एक अपनी आइडेंटिटी बनाने लगता है आर्टिस्ट। तो मैंने यही सोचा कि जितना ज़्यादा मैं लोगों को सुनूं, जितने अलग अलग जॉनर्स को, या फॉर दैट मैटर अलग अलग लैंग्वेजेस भी, बिकॉज एवरीथिंग इज सो ग्लोबल नाउ। आप एक इंग्लिश कवर डालते हैं अगर यूट्यूब पे, तो हजारों लाखों लाइक्स तुरंत आती है। जो उस गाने को सुन चुके हैं वो आपके गाने को सुनने आते हैं कि भाई देखते हैं इसने इंडिया से क्या किया है। बहुत तरह का म्यूजिक सुना, ना कि सिर्फ 90s एरा के जो सिंगर्स थे, जैसे शानुदा थे, अभिजीत दा थे, और पापा थे, कविता जी, अलका जी, ये तो सुना ही। फिर मैं थोड़ा उससे पीछे गया और मैंने किशोर दा, रफ़ी साहब, लता जी, अजय जी, मन्ना डे, एंड मिस्टर महेंद्र कपूर, एंड यू नो शमशाद बेगम, हर्ड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद उस वक्त थोड़ा एक ये ट्रेंड भी आया था, नए नए इंग्लिश म्यूज़िक का कैसेट वसेट आने लगे थे। तो वैसे ही एक नॉर्मल जो स्टार्ट, वो वेंगा बॉयज़ और बैकस्ट्रीट बॉयज़ और एनसिंक, ये सब से शुरू हुआ। और फिर वहाँ पे फिर यू नो इट्स एवरीथिंग ओपनड अप। एंड इंग्लिश म्यूज़िक में तो बहुत सारे जॉनर्स हैं। और उसके बाद हिंदी पॉप म्यूजिक भी 90s में बहुत अच्छा चलता था। तो हर तरह का संगीत सुन के बहुत फ़ायदा हुआ। एंड दैट्स व्हाई आई आउटग्रू माय लिमिटेशन, आई वुड से, ऑफ जस्ट साउंडिंग लाइक माय फादर एंड इवेंचुअली टर्निंग आउट टू बी, यू नो, अनदर वर्जन ऑफ हिम। तो जैसे सिंगिंग का कीड़ा था, वैसे ही आपको एक्टिंग भी बहुत पसंद था? बिल्कुल बिल्कुल। तो किसने ये डिसीजन ली कि आप इस फील्ड में बचपन में आएंगे? पापा मम्मी का शौक था? नहीं, आपने सही बोला कि देखिए मेरे अंदर बहुत कीड़े थे, और मैं बहुत हैं, और कीटाणु जो होते हैं बहुत ज़्यादा थे। अभी तो थोड़े कम हो गए हैं उम्र के साथ साथ, बट उस वक्त कोई दूसरे लेवल पे थे। मैं एक कीड़ों का लेजेंड था बचपन में। तो मेरी सिर्फ हरकतें, इट वाज नॉट जस्ट आर्टिस्टिक, मैं मस्ती भी उतनी ही करता था। तो इतनी एनर्जी थी मुझ में। मैं पापा के साथ कभी शो पे जाता था तो मैं कभी नहीं बैठता था, या तो मैं इडियट की तरह वहीं पे खड़ा होकर नाचना शुरू हो जाता था तो और या मैं सीधा स्टेज पे भागता था और फिर पापा की पैंट खींचता था। मैं बोलता मुझे भी गाने 4 लाइन। एंड तो पापा गाने देते थे? हाँ, इनिशियली ही वाज हेजिटेंट कि भाई क्या करें या नहीं करेंगे, बट देन ही गॉट यूज्ड टू इट। उन्होंने देखा कि यार नहीं है तो आके एकदम इज्जत से आके एकदम गा के निकल जाता है। और फिर धीरे धीरे मैं वो सूट वूट पहन के उनको कंपनी करने लगा। फिर लोगों ने नोटिस किया, कीड़ा मेरे में ही था कि मैं कुछ करता रहूं हमेशा।
और मेरा चौथा जो बर्थडे था वहाँ पे मैंने बोला था कि मुझे गाना है, तो उन्होंने एक इतना सा, मैं था ही इतना सा, समझिए 2.5 फुट का, एक छोटा सा एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म बनाया था और एक माइक रखा था उस पे, और मैं कुछ 3-4 घंटे गा रहा था उस पे। तो वहीं पे अनु जी वॉज देयर, अनु मलिक जी वॉज देयर, कल्याण जी, आनंद जी भाई जो मेरे गुरुजी थे वो वहाँ पे थे, और फिर उन्होंने मुझे स्पॉट किया, और फिर कल्याण जी भाई ने बोला कि यार आपका लड़का, दे हैड अ ग्रुप कॉल्ड लिटिल वंडर्स एट दैट टाइम, तो उन्होंने बोला कि हमारा ऐसा ग्रुप है, बच्चे आते हैं देश भर से, कोई नाचता है, कोई तबला बजाता है, कोई शायरी करता है, आपका लड़का अच्छा गाता है, इज अ ग्रेट परफॉर्मर, वी वुड लाइक टू हैव हिम ऑन बोर्ड। मम्मी पापा ने मुझसे पूछा, मैं तो तैयार, मैं तो रुका हुआ था एज इफ कि कोई बुला के मुझे लेके जाए शोज करने के लिए। और फिर वहाँ पे मैंने स्टेज शोज किए, करीबन 300 के ऊपर स्टेज शोज किए। जब आप स्टेज शोज करने जाते थे मम्मी भी जाती थी? हाँ, मम्मी साथ में जाती थी, पापा नहीं आते थे बहुत बार, जो अच्छा था क्योंकि पापा काफी स्ट्रिक्ट थे बचपन में। और मैंने सुना आपको थप्पड़ भी पड़ी थी बहुत। बहुत मार पड़ती थी। देखिए क्या है अभी आपको, आई मीन इन केस पीपल डोंट नो, आई हैव अ वेरी बिहारी अपब्रिंगिंग, माय फादर इज फ्रॉम दैट होल मिथिला लैंड, माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी फार्मर हैं, तो वहाँ पे अब यू नो सोफिस्टिकेशन एंड यू नो लाइक डोंट इल ट्रीट योर चाइल्ड, वो सब नहीं है, सीधा एक कान के नीचे बजाते हैं, बोले क्या रे चल अंदर जा। सो नॉट दैट इट हैज स्कार्ड मी फॉर लाइफ और एनीथिंग, इट्स ग्रेट। मेरे जैसे लड़के को तो 1-2 पढ़नी ही चाहिए थी, तो सही किया मेरे मॉम डैड ने। मैंने ये लोगों को शायद एक अच्छा सा विजन देना चाहिए कि जब आदित्य, छोटे से आदित्य नारायण जब रिकॉर्डिंग पे जाते थे तो बड़े सच धज के अपने पापा के जैसे एक अच्छा सा ब्रीफ केस हाथ में उठाए जाते थे, मेरे साइज का ब्रीफ और केस, उनके साइज का ब्रीफ केस, और फिर उसे बाकायदा खोलते थे, प्रिटेंड करते थे कि सब आता है मुझे। हाँ सही बात है। और मैंने फिर अपने लेटर हेड्स भी बनवाए थे, क्योंकि मैं पापा के देखता था वो अपने लेटर हेड्स पे गाने लिखते थे, तो मैंने पापा को बोला कि मेरे लिए भी बना के दो आप। और उसमें फिर ऑब्वियसली वो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ एक्चुअली प्रोफेशनल होता गया वो ब्रीफ केस। उसमें एक हेडफोन आता था, फिर वो एक वो टेप रिकॉर्डर होता था जिसमें गाने रिकॉर्ड करते हैं, डिक्टाफोन करेक्ट, या एंड 1-2 पेन होते थे और चॉकलेट्स ऑब्वियसली। ये एक्चुअली ये किस्सा मुझे किसी ने बताया था, जब आप वो जो रैप है रंगीला का, हाँ, वो रिकॉर्ड करने गए थे चेन्नई। So I think रहमान was also shocked जब आपको देखे थे ऐसे एक छोटा सा पिद्दा सा आ रहा है, इतना प्रोफेशनली आया, एकदम मिलके कॉन्फिडेंटली मिलके चला गया। मैं लिटरली एक मिनी उदित नारायण की तरह था, because I always wanted to have that approach, you know. I found it very cool, you know, come in shirt, trouser, belt, you know, same shoes and have a briefcase and you know sit down, open it, फिर डेट लिखना, सिंगर कौन है वो लिखना, तो मुझे बहुत फैसिनेशन था उस चीज़ का, तो मैंने एक्चुअली इनकलकेट किया। और लोग देख के ऐसे हिल जाते थे कि 2 फुट का आदमी आ रहा है ब्रीफ केस और ट्राउजर्स, लिटरली ट्राउजर्स पहन के, शूज पहन के और टी शर्ट, लाइक सर। एंड आफ्टर आई sang the song, गाना सुनता था और मैं बोलता था कि सर मेरा चेक। अनु जी ने आपको कितने पैसे दिए थे पहले गाने के लिए? 101 रुपए। बट ट्रस्ट मी, एट दैट टाइम मेरे लिए वो 101 रुपए 10,000 रुपए या 50,000 रुपए के बराबर थे। मैंने जो जिस लेवल पे चॉकलेट्स दबाए हैं उस दिन, मैं आपको क्या बताऊं। एक तो मुझे टेंशन बहुत थी क्योंकि पापा के साथ गा रहा था मैं, और मुझसे नर्वस पापा थे, क्योंकि मैं जब गाना सीख रहा था ना, तो मैं गाने को तैयार ही नहीं था। मैं सीख जरूर रहा था, बट फिर जब पापा बोलते थे कि गाओ, तो मैं नहीं गाता था। अच्छा। तो उन्होंने सही एक काम किया जो उस वक्त किया जाना चाहिए, और लगाया एक चपाटा, लगाया मुझे एक, बोला कॉन्सेंट्रेट। और फिर मैं गया और मैंने एक टेक में गाना खत्म किया। फिर पापा एकदम चिल हो गए, अन्नू जी ने मुझे पैसे दिए, तो मैं पापा को देखा, मैं बोला क्या करूँ इसका मैं। तो जाओ, यू कैन बाय एनीथिंग। जब मैंने वो सुना ना कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, तो दिमाग में एक इतना बड़ा पाइल आया चॉकलेट्स का। और रास्ते में फिर मैं रुका और मैंने चॉकलेट लिया। और ऑब्वियसली उस दिन क्या बोलने वाले मॉम डैड, गाना गा के आया लड़का, वो भी एक टेक में, बोला खाओ भाई। उसके बाद जब आप और काम करने लगे, फिल्म में भी एक्टिंग की, जो मुझे बहुत पसंद था उस वक्त। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल आल्सो। आपने कॉन्सेप्ट समझा था कि जो आपको कहा जाता था वही करते थे आप? परदेश में तो मेरा एक ठीक ठाक रोल था, छोटा सा एक भाई का। नहीं, मैं बट जब प्यार किसी से होता है में क्या था कि जो कैरेक्टर था कबीर का,
वो मुझसे काफ़ी क्लोज था, मैं जैसा था ना एक बच्चे के तौर पर, वो बच्चा भी वैसा ही था। तो एक्चुअली आई वाज नॉट एक्टिंग, आई वाज एक्चुअली बीइंग माई सेल्फ। मैं बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट किड की तरह, ओवर स्मार्ट जो होता है ना कि मुझे सब कुछ आता है, मैं वैसा एक बच्चा था जो चाहिए था उस फिल्म में। सो पीपल थॉट दैट यू नो आई हैव डन अ ग्रेट जॉब, बट आई वाज एक्चुअली लाइक दैट ओनली एज अ चाइल्ड। मुझे सिर्फ बिठा देते थे, और ऊपर से सलमान भाई थे फिल्म में, तो उनकी वजह से मुझे आधे टाइम तो ये फीलिंग ही नहीं होती थी कि हम लोग शूट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं चलता था कि कब कैमरा ऑन हुआ और हमने टेक दिया, और डायलॉग इजीली याद हो जाता है। हाँ, डायलॉग मुझे इजीली याद होता है, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। आई हैव नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद डायलॉग्स और माय लाइंस एनीथिंग। एक सीन में मैं अटका था, बट देन दैट आल्सो सलमान भाई टुक मी यू नो इन वन कॉर्नर, ही वाज लाइक ही एक्सप्लेन टू मी कि क्या करना है, कैसे बोलना है। उसमें आपने रोया भी काफी है जी, बहुत ग्लिसरीन डाल के रोया हूँ मैं। थप्पड़ भी खाए हैं मैंने फिल्म में, और वो एक्चुअल स्लैप्स खाए हैं मैंने। नॉट सलमान भाई हैजंट स्लैप्ड मी बिकॉज़ ही हैज ह्यूमंगस हैंड्स। वो एक पतला असिस्टेंट था, वो दे रहा था मुझे, क्योंकि वो लाली चाहिए ना, वो छापा चाहिए। हाय राम, सच्ची में मारा? हाँ, थोड़ा मेरी पेरेंट्स की परमिशन लेके मारा, बोला कि भाई एक टेक में खत्म कर दें, बट एक में किया नहीं, 3 टेक लिए। मतलब उतने सारे थप्पड़ पड़े? I deserve it. Wow, how humble have you become as you're growing older? सच्ची? I can't believe this. सच्ची? हाँ, मैं खुद ही हैरान हो रही हूँ कि इतनी ह्यूमिलिटी में से बर्दाश्त नहीं हो रही, हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। चलो, let's talk some cocky stuff. आप तो बन गए चाइल्ड स्टार। जी, थैंक यू। हाँ, फिर आप स्कूल बड़ा बंक करना, मिस करना थोड़ा बहुत, हाँ, और बहुत खुशी से, बहुत खुशी से। मतलब पढ़ाई में तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक जिंदगी में अच्छी चीज होगी कि मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था लाइफ में कि मुझे पढ़ाई कुछ होनी नहीं है। जो करना है मुझे भाई ये फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में करना है। तो बचपन से ही मेरी सारी एनर्जी इसमें ही होती थी। मैं एग्जाम के 3 दिन पहले पढ़ के, वो मम्मी डैडी का जो होता है कि भाई फर्स्ट क्लास लेके आ जाओ, तो वो कर लेते थे, और बस एंड आफ्टर माय 10th तो पैक अप। यस, पैक अप। देन आई वाज लाइक आई मीन आई स्टडीड फर्दर, बट उसको स्टडिंग नहीं बोल सकते हैं, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो। हाँ, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, जिसको मैं ऐसे पास द मस्टर किया। बट देन अगेन जब मैं म्यूजिक पढ़ रहा था तब मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता था। जब वो आपका शौक, वो मेरा शौक था, तो मुझे बहुत पहले से ही पता था कि मुझे ये सब कुछ इकोनॉमिक्स आर्ट्स नहीं करना है मुझे। आई मीन आई लव रीडिंग, आई लव लर्निंग, बट नॉट व्हाट दे टीच यू इन स्कूल। बचपन में आप लोग जो बदमाशियां करते थे उनके बारे में कुछ बताएं। बहुत सारे हमको एक पूरा इंटरव्यू करना पड़ेगा कुछ पन्ने आदित्य की मस्ती के। क्योंकि उस वक्त मुझे मम्मी डैडी आइसक्रीम नहीं खाने देते थे। मेरा एम यही था कि कब मम्मी डैडी बाहर जाएं, और उनके जाते ही मैं कैसे नीचे जो हमारे एक दुकान थी, एक वॉक इन करके, वहाँ से मैं कैसे वो जो ओनर है उनको शेंडी लगाऊं और कन्विंस करूं कि मुझे एक आइसक्रीम भेजिए, क्योंकि मम्मी डैडी ने उनको भी बोल के रखा था, वो दोस्त थे उनके, बोला था कि भाई आप आइसक्रीम नहीं भेजोगे। तो मैं इतनी कोशिश करता था। वहीं पे मेरी असली एक्टिंग स्किल्स जो है पहली बार आई। मैं कभी लड़की की आवाज़ करता था, कभी मैं एक मर्द की आवाज़ करने की कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की। फिर फाइनली जो है एक खिलौना आया, जब वो एक स्पीकर होता है ना, हाँ, और उस स्पीकर से आवाज़ बदलती है। तो बस फिर मैं जो चीज़ें मंगाने लगा घर पे, ये मेरी पहली मस्ती थी। और मैं बहुत बीमार हुआ था, फिर रुक गया था। फिर मेरा एक नया शौक था, पेड़ पे चढ़ना था मुझे। आम के जो पेड़ होते हैं उन पे मैं चढ़ता था, उस पे चढ़ा नहीं जा सकता था। हमारी एक गैंग थी, तो हमारा काम यही था कि भाई आम कैसे तोड़ें, ये भाई साहब का बिजनेस कैसे डैमेज करें हम। वो मेरी बचपन की यादें हैं। उसके बाद हम जब थोड़े बड़े हुए तो मेरे कॉलेज के कुछ साथी हैं जिनसे आप मिल चुकी हैं। खास करके हमारी जो त्रिमूर्ति थी मिठी बाई कॉलेज में, मैं और दिव्य और राहुल, तीनों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। तो हम सिर्फ एक ही क्लास में, एक ही बेंच में बैठते ज़रूर थे, बट वहाँ पे बैठकर सिर्फ गाने गाते थे और लड़कियों को पटाने की कोशिश करते थे। कभी कभी कामयाब, काफ़ी बार नाकामयाब। और हमने नया एक कॉन्सेप्ट निकाला था जिसका नाम है ऑपरेशन फ्रस्ट्रेशन। हमारी देश की और हमारे शहर की आवाम है, वो बहुत परेशान होती है। तो हमारा ये एम था कि हम उनकी फ्रस्ट्रेशन को उनकी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाएं, उनको अल्टीमेट फ्रस्ट्रेशन कैसे प्राप्त करेंगे वो लोग। तो लोखंडवाला में उस वक्त इतने अच्छे खूबसूरत रास्ते नहीं थे, वेरी डिंजी प्लेस,
और वहाँ पे कपल्स जो है गाड़ी में वो मेकआउट किया करते थे तो हम लोग उनको फ्रीक आउट करते थे। उनकी गाड़ी पार्क्ड है और ऐसा नहीं है कि एक लाइन से 4-5 गाड़ियाँ भागते हैं, कहीं एक सुनसान स्पॉट पे, हाँ एक अंधेरी लगा हुआ है, भाई साहब लगे हुए हैं मैडम के साथ। तो हम लोग गाड़ी आगे लेके जाते थे और वो गाड़ी से उतरते थे और मैं अपने गाड़ी की लाइट्स फुल ऑन करता था और वो गाड़ी से उतर कर एम ये था कि हम लोगों को दिखाएं कि हम जादू टोना कर रहे हैं। तो राहुल अपनी शर्ट निकालता था और दिव्य ऐसे वहाँ पे जमीन पे रास्ते पे बैठ के ऐसे घूम रहा है, वो जो जोगी लोग हैं वो ऐसे घूम रहा है और मैं सिर्फ ऐसे डिपर मारे जा रहा हूँ, फट 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 फट। और अचानक जो है लाइट बंद हो जाती थी और डिपर के बंद होने से वो लोग भाग के उस गाड़ी तक जाते थे जिस गाड़ी में लड़का और लड़की कुछ कर रहे हैं, और जिस स्पीड पे वो वहां से निकलते थे ना, सैडिस्टिक प्लेजर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये तो शुरुआत है। और हमने एक बार जू बीच है ना जहाँ पे वो एक होटल है, वहां पे मैंने अपनी गाड़ी टीडी पार्क कर दी और उसके बाजू में एक मोटरसाइकिल गिरा दी। बेसिकली वी प्रिटेंडेड लाइक बोथ द कार्स हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, और हमने इस तरह से पार्क की कि एक साइकिल भी वहां से बीच से नहीं निकल सकती है। और हम 15 मिनट गाड़ी के बाहर निकल के सिर्फ टायर देख रहे हैं और बाइक इंस्पेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पीछे बैकग्राउंड में ये दोनों लफड़ा कर रहे हैं, लिटरली माँ बहन की गालियाँ दे के एक दूसरे को। और लोगों को लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ भारी हो रहा है यहाँ पे दो लोग एक दूसरे का गला काटने और चढ़ रहे हैं एक दूसरे पे, शर्ट वर्ट फाड़ रहे हैं। इन द मोमेंट आपको पता है कि फुल मतलब कैरेक्टर में घुस जाते हैं। और फिर हम यू टर्न मार के लिटरली 15 मिनट में इवेंचुअली हम यू टर्न मारते थे और फिर हम देखते थे कि हमने कितना लंबा ट्रैफिक जैम कॉज किया है। मेरे घर के नीचे भी आप लोगों ने काफी किस्से किए हुए हैं। हाँ, ऑटो वालों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ उनको चैन से हम मुक्त नहीं होने देते थे और कई बार सोनू भैया भी हमारे साथ रहते थे और हम उनको इतना एम्बैरेस करते थे क्योंकि वो गाड़ी चलाते थे और हमारी मस्ती शुरू होती थी। अब आपके पापा जो है, मेरे हिसाब से, जब मैंने उनको बहुत सालों से मैं उनको जानती हूँ, पर जब मैंने ये इंटरव्यू उनके साथ किया ना तो उनको मैंने और करीब से जाना और गहराई से जाना। आई वुड से हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है उनका, पर अंदर से वो एक बहुत डीप इंसान है। हाँ हाँ 100%। तो ये जो एक मुखौटा वो पहन के रहते हैं, तो घर में भी ऐसे ही रहते हैं? नहीं, घर पे वो ही इज हिमसेल्फ। हाँ। वो मुखौटा उतर जाता है, खास करके मम्मी के पास और मेरे सामने ही इज हिमसेल्फ। घर पे तो उनका स्टाइल ही अलग है, टशन ही अलग है। वो गंजी में और चड्डी में घूमते हैं और वो लिटरली ही इज अनड्रेस्ड ऑल ऑफ द टाइम। और हम आराम करते हैं, खाते हैं। एक कॉमन ग्राउंड जो हमारा है वो है खाना। तो मेरे और पापा के टेस्ट बड्स सेम है, तो मैं उनको खाना पका के खिलाता हूँ। अच्छा। और बहुत मजे लेते हैं। जितनी भी शैतानी पापा ने की होगी लाइफ में, जैसे कभी एक आध ड्रिंक पी लेना या कभी एक आध सिगार पी लेना, इस सब का श्रेय मुझे जाता है। अच्छा। उनके दिमाग में कभी ये थॉट्स नहीं आए कि मैं ऐसा करूं। हाँ। मेरे दिमाग में लेकिन ये थॉट जरूर आए कि नहीं पापा शुड ट्राई दिस। तो मैं हर महीने 2 महीने हाँ। उनके साथ एक बार बैठता हूँ और हम लोग थोड़ा 1-2 ड्रिंक पीते हैं और बातें करते हैं। अब और वो उस वक्त जो हंसते हैं, हाँ। उस वक्त जो हंसते हैं ना, हाँ। वो अगर मैं आपको सुना दूं ना, मैं अगली बार रिकॉर्ड करूंगा। हाँ। उफ, मैं उनकी हंसी पे आधा घंटा हंसता हूँ सिर्फ। का जो दिल है ना जी, वो जगह जगह घूमता रहता है, मतलब वो ट्रैवल करता रहता है। इट्स फ्रीक्वेंट ट्रैवलर का जो वो कार्ड रहता है ना, फ्रीक्वेंट फ्लायर का कार्ड दिया गया है उसको। इस वक्त वो कहाँ घूम रहा है? दी, मैं सच्ची बताता हूँ आपको, ये पहली बार है जिंदगी में जब मैं सिंगल हूँ पूरी तरह से। आई थिंक इट्स गॉट टू डू विद एज। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत मैच्योर हो गया हूँ, लेकिन मेरे थॉट्स बदल चुके हैं। जो मैं 3-4 साल पहले सोचता था, अब मैं वैसा नहीं सोचता हूँ। 3-4 साल पहले सोचता था कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, अब ऐसा नहीं लगता है। That's nice, that's yeah, you know. Because आपके उम्र में बहुत कम लड़के इस तरह से सोचते कि नहीं, चलो हमें शादी करनी है अभी। I'm not necessarily saying कि जल्दी करनी है, लेकिन करनी जरूर है। तो वो जो एक again it's got to do with home, you know. I've always in a way मैंने एक जो childhood है वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं देखा है in a way. So for me that's a wish and want that I have कि मेरे बच्चे जब हों, I spend a lot of time with them and you know my parents spend a lot of time with my children, so that you know I feel that चलो at least they spend time with my grandchildren.
दैट्स अ न्यू थॉट जो मेरे दिमाग में आया है। और वही है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, बीवी होनी चाहिए खाना पकाने के लिए। आई एम गेटिंग टू खाना पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए, मुझे खिलाने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, मेरे साथ घूमने के लिए। नाउ इट्स, पहले क्या था कि ऐसा लगता था कि कोई लड़की मेरे बाजू में हो, मेरे साथ में हो। अब ऐसा लगता है कि कोई एक लड़की मेरे साथ हो। तो मेरा थॉट प्रोसेस बदल गया है। जब आपने कहा कि कोई एक लड़की आपके साथ हो, जी, तो ऐसे जो कई अनगिनत लड़कियां आपके साथ थी, कभी ऐसे है उनमें से किसी के बारे में आपको लगा कि नहीं वो सही थी, मैं गलत था? एवरी टाइम, हर बार। मैं कभी सही नहीं था, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। एज अ टीनेजर मैं बहुत शैतान था। और उस वक्त तो ऐसा था कि जितनी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हो, मैं राजा ना मेरी प्रजा। तो उस वक्त ऐसा लगता है कि जितनी, एक अंधेरी में, एक बैंड्रा में, एक मुलुंड में, एक थोड़ा टाउन में, यू नो, जहाँ मेरा चिल करने का मन करे मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, यू नो, इन माय किंगडम। काम शुरू हो गया और उसके बाद आपकी जिंदगी में लोग थोड़े कम हो जाते हैं। ओनली द स्पेशल वंस रिमेन ओवर टाइम, जो आपके खास दोस्त। समझ में आ जाता है कि कौन मायने रखता है। सही बात है, जो कौन मैटर करता है। तो उस वक्त ये सब जो लोग थे जिनके साथ कभी कभी काफियों के साथ बात भी नहीं होती थी, काफियों के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं होता था, कहीं हम मिलते थे, तो मैंने लिटरली एक स्टेप लिया कि मैं जाऊं, सबसे मिलूं और उन्हें कहूं कि भाई मुझे माफ करो। या लिटरली दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने बोला कि मुझे माफ कीजिए, मैं CHU, और अब अगर हो सके तो यू नो जस्ट गिव मी अ चांस टू बी अ friend and a great friend for life to you. That is my promise. And now I'm very good friends with most of them. एक दो हैं जो अभी भी बोलती हैं कि भाड़ में जाओ, but ठीक है, you know, you win some, you lose some. बहुत अच्छा लगा and I hope and pray कि आप बहुत तरक्की करें, आपको आपकी सारी जो ड्रीम्स है, सब एस्पिरेशंस फुलफिल हो। एंड जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप बड़े नेवान हो हमारे लिए अभी, तो आप तरक्की करते जाओगे तो हमको और खुशी मिलेगी। एंड अगले कुछ सालों में वी वांट टू सी यू एट द टॉप, हायर देन योर फादर आल्सो। थैंक यू सो मच। आपके मुंह में घी शक्कर, डाइट घी और डाइट शक्कर, ऑलवेज अ प्लेजर। प्लीज कॉल मी अगेन। अगले हफ्ते मेरे एक और फेवरेट नई आवाज के साथ अपनी आवाज को जोड़ूंगी और पलटेंगी उनकी जिंदगी के कुछ पन्ने और कुछ पन्ने जिंदगी की विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग FM। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे।